हेलो स्टूडेंट, वंदे मातरम। हम पढ़ेंगे वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? यह एक औषधि होती है। वैक्सीन क्या है? एक औषधि होती है, एक दवा होता है जिसको क्या किया जाता है, जीवों में प्रवेश कराया जाता है। जिससे क्या होता है कि भविष्य में यदि उसको कोई भी रोगाणु जब उनके शरीर पर प्रवेश करते हैं तो ये औषधि क्या करता है, उसको निष्क्रिय अवस्था में कर देता है, जिससे वो व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं हो पाता है। तो वैक्सीन एक औषधि होती है। हम इसका एक डेफिनेशन देखते हैं। इसको टीका भी कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि जब बचपन में जब जन्म होता है बच्चों का, तो उनको 1.5 साल में या 6 माह में क्या लगाया जाता है, उनको टीका लगाया जाता है। तो वो टीका क्या होता होगा? तो वो क्या है, उसमें वह एक औषधि होती है जिसमें पहले से रोगजनक जो रोगाणु होते हैं वो वहाँ पर उपस्थित होते हैं, लेकिन वो किस अवस्था में होते हैं? उस टीका में वो निष्क्रिय या दुर्बलीकृत अवस्था में उपस्थित होते हैं। उस रोगाणुओं को व्यक्तियों के शरीर पर इंजेक्ट कराया जाता है। तो क्या होता है कि जब उनमें इंजेक्ट कराया जाता है तो उस समय वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, जिससे जो हमारे शरीर का एंटीबॉडी रहता है वो उनके संपर्क में आने के पश्चात क्या करता है, उनके प्रति वो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेते हैं। चूँकि वो निष्क्रिय अवस्था में रहता है, जो एंटीजन बाहर से जो टीका के रूप में हम लगाए रहते हैं, तो किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। उसके बाद जब भविष्य में जब कोई रोगाणु हमारे शरीर पर या किसी भी जीव पर जब प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, आपको मैं पहले ही बताया गया था कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो उस रोगाणुओं के लिए तैयार नहीं होते, जिसकी वजह से बीमारी हो जाती है। लेकिन बाद में अगर वही दोबारा अगर वो संक्रमण कर रहे हैं कोई भी रोगाणु, तो हमारा जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र होता है वो उसके प्रति क्या हो जाते हैं, जो उनका मेमोरी सेल होता है वो उनको याद करके रखे रहते हैं, और दोबारा उसके जब संक्रमण होता है तो उसको वो क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो टीका होता है ना, वैक्सीन को क्या कहा जाता है, टीका भी कहा जाता है। और टीका लगाना ही क्या कहलाता है, टीकाकरण कहलाता है। इसी टीका को या वैक्सीन को शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया ही क्या कहलाती है, टीकाकरण कहलाती है। और सभी व्यक्तियों को टीकाकरण होता ही है। तो इसका यदि हम एक डेफिनेशन देखेंगे तो टीकाकरण में रोगजनक का मतलब जो रोग उत्पन्न करते हैं वो रोगजनक निष्क्रिय अवस्था में, निष्क्रिय या इसी को बोल सकते हैं दुर्बलकृत, मतलब वो ऐसा रोग जो रोग उत्पन्न करने में असमर्थ होता है, उनको निष्क्रिय या दुर्बलीकृत अवस्था में बॉडी में प्रवेश कराया जाता है, शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो ये जो हम बाहर से किसी भी रोग को, मैंने पहले ही बताया था कि जो बाहर से आते हैं रोग, उनको क्या कहा जाता है, उनको एंटीजन कहा जाता है। तो इन एंटीजन या प्रतिजन, इन एंटीजन के विरुद्ध हमारी बॉडी में क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेंगे। बॉडी में उत्पन्न एंटीबॉडी, देखिए जब कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है, चाहे वो कोई भी रोग हो, उसको हम एंटीजन कहते हैं जो बाहर से आते हैं। तो जब एंटीजन प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में उसके विरुद्ध क्या उत्पन्न होता है, एंटीबॉडी उत्पन्न होता है, जो उस एंटीजन को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो जब भी टीकाकरण होता है तो उस टीकाकरण औषधि में रोगाणु उपस्थित होते हैं, जो किस अवस्था में रहते हैं, निष्क्रिय और दुर्बलकृत अवस्था में होते हैं। जैसे कि अगर पोलियो का हमेशा टीका लगता है बच्चों को, तो क्या होता है, उसमें जो पोलियो जो वायरस होता है, जो पोलियो डिजीज़ उत्पन्न करता है, उसी वायरस को निष्क्रिय दुर्बलीकृत अवस्था में पोलियो का टीका में लगाया जाता है। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में वो उनके प्रति एंटीबॉडी बना लिए रहते हैं, हमारी बॉडी उनके प्रति क्या कर लेती है, एंटीबॉडी का
निर्माण कर चुकी होती है। चूँकि वो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं पोलियो वायरस, इसलिए हमको पोलियो नहीं होता है। फिर जब रियल में जब कभी भी जीवन के किसी भी समय में यदि पोलियो वायरस हमारे शरीर पर प्रवेश कर जाता है तो हमको पोलियो रोग नहीं होता। इसका कारण है कि उस संक्रमण के लिए हमारे शरीर में पहले से एंटीबॉडी बन चुकी होती है, और जब पोलियो वायरस जब वास्तविक रूप से जब प्रवेश करते हैं तो हमारा एंटीबॉडी उसको नष्ट कर देता है। तो इसीलिए लगाया जाता है टीकाकरण। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि विरुद्ध जो बॉडी में उत्पन्न एंटीबॉडी वास्तविक संक्रमण के समय, वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनक कारकों को नष्ट कर देते हैं या निष्क्रिय कर देते हैं, इसीलिए टीका लगाया जाता है। और टीका लगाने की क्रिया को टीकाकरण कहा जाता है। इसका यही एग्जाम्पल बहुत ही बेस्ट है। जैसे हम पोलियो का टीका लगता है सभी को, तो उस पोलियो में पोलियो वायरस प्रेजेंट होते हैं, उसको हमारे शरीर पर इंजेक्ट कराया जाता है, लेकिन निष्क्रिय अवस्था में कराते हैं, तो हमारा शरीर उनके लिए एंटीबॉडी बना लेता है। फिर जब बाद में अगर वास्तविक रूप से यदि पोलियो वायरस हमारे शरीर पर प्रवेश करते हैं रोग उत्पन्न करने के लिए, तो हमारा जो एंटीबॉडी रहता है वो क्या करता है, उस रोगजनक कारकों को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से ये है वैक्सीन या टीका। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि कौन कौन सा टीका शरीर में लगाया जाता है। तो इसके लिए जैसे कि अभी हमने बताया पोलियो का टीका लगता है। पोलियो के अलावा जो चेचक होते हैं उसका भी टीका लगता है। हैजा का भी स्टार्टिंग में ही सब ये टीका लगा दिया जाता है, ताकि भविष्य में इनका जो वायरस बैक्टीरिया है वो यदि प्रवेश कर रहे हैं तो इन बीमारियों से जीवों को बचाया जाता है। उसी प्रकार जो टीबी रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस वायरस के वजह से होती है, तो इसका भी टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया का भी टीका लगाया जाता है, डिप्थीरिया। और जो कुकुर खांसी बोलते हैं, इन सभी का क्या किया जाता है, टिटनेस, ये सभी क्या है टीके के रूप में यूज़ किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसका हिस्ट्री। सर्वप्रथम वैक्सीन को किसने बताया था, तो इसका हिस्ट्री या इतिहास हम देखेंगे तो वैक्सीन को एडवर्ड जेनर ने बताया था। किसने बताया था, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने वैक्सीन को बताया या इसका आविष्कार किया। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहला इन्होंने चेचक, जो चेचक बीमारी होती है, चेचक के टीके के रूप में वैक्सीन की खोज की। इन्होंने सबसे पहला वैक्सीन किसने खोजा, एडवर्ड जेनर ने बताया कि वैक्सीन होता है जिसको शरीर पर प्रवेश कराने के पश्चात वो किसी दोबारा उसी बीमारी के आने पर उसको नष्ट कर देते हैं करके। तो इन्होंने सबसे पहला कौन सा टीका का बताया, किसका इन्होंने वर्णन किया, चेचक। सबसे पहले उन्होंने चेचक टीके के रूप में बताया कि वैक्सीन होता है करके। तो इन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने देखा कि एक समय ऐसा था जहाँ पर ये जो चेचक रोग है वो एक महामारी के रूप में सभी व्यक्तियों में फैल रही थी। जैसे अभी कोरोना है, उसी प्रकार से एक समय में चेचक भी इसी तरीके से था। उन्होंने अध्ययन किया इसके लिए और पाया कि जो गाय वगैरह जो है, चरवाहे वगैरह होते हैं, वो गाय के आसपास रहते हैं। तो उनमें क्या हुआ, ये जो चेचक बीमारी थी वो कम अवस्था में पाई गई। मतलब कुछ लोग जो थे वो इस बीमारी से ग्रसित नहीं थे और कुछ लोग इस बीमारी से ग्रसित थे। तो उन्होंने देखा कि जो चरवाहे या जो गाय के आसपास रह रहे हैं उनके शरीर का जब उन्होंने क्या किया, चेकअप किया, तो उन्होंने पाया कि उनके शरीर पर काऊ पॉक्स विषाणु, ये विषाणु उनके शरीर पर उपस्थित था जो उनको चेचक रोग से ग्रसित होने से बचा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन जीवों के शरीर से, जो गाय भैंस या चरवाहे जो थे उनके शरीर से इस विषाणु को निकाला और इसको निकालने के पश्चात जो संक्रमित व्यक्ति थे, संक्रमित व्यक्ति जो चेचक रोग से क्या थे, संक्रमित थे, उनके ब्लड में उन्होंने उसको इंजेक्ट करा दिया।
ब्लड में प्रवेश करा दिया। इस वायरस को क्या किया उन्होंने, संक्रमित व्यक्ति के ब्लड में प्रवेश करा दिया। प्रवेश कराने के पश्चात उन्होंने पाया कि जो व्यक्ति संक्रमित था, तो जब इस वायरस को उनके ब्लड में प्रवेश कराया गया तो कुछ समय पश्चात वो क्या हो गए, ठीक हो गए, मतलब वो इस संक्रमण से ठीक हो गए। तो उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि ये जो काउपॉक्स विषाणु है वो चेचक का टीका है करके। तो इस तरीके से उन्होंने चेचक रोग को समाप्त कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी क्रियाविधि कैसी होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस वैक्सीन की क्रियाविधि कैसे होती है, कैसे वो शरीर में प्रवेश करते हैं और कोई भी संक्रमण होने से बचाता है। तो वैक्सीन जो शरीर में लगाया जाता है, टीका जो लगाया जाता है, उसको तो कहा जाता है टीकाकरण। टीकाकरण के ही द्वारा किसी भी जीवों में टीका को प्रवेश कराया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, किसी भी जीवों में जो भी डिजीज़ के लिए टीका लगाया जाता है उसको क्या करते हैं, उसका वैक्सीन तैयार करते हैं। वैक्सीन तैयार करने के पश्चात उसको क्या करते हैं, शरीर में इंजेक्ट कराते हैं। जैसे पोलियो का अगर टीका लग रहा है तो पोलियो वायरस उत्पन्न करने वाले रोग जो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं उनकी वैक्सीन तैयार करते हैं और उसको बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं। बॉडी के कहाँ इंजेक्ट कराते हैं, तो इन सेल में, कोशिकाओं में प्रवेश कराते हैं इस वैक्सीन को। जैसे ही ये कोशिकाओं में प्रवेश करता है उसके बाद जो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, यानी कि जो हमारा प्रतिरक्षात्मक तंत्र होता है, प्रतिरक्षात्मक तंत्र क्या हो जाता है, इफेक्ट, प्रभावित हो जाते हैं। डिफेंस सिस्टम इफेक्ट हो जाते हैं। इफेक्ट होने के पश्चात क्या होता है कि वो एक प्रोटीन का निर्माण करने लगते हैं। क्या करते हैं, वो प्रोटीन फॉर्मेशन करने लगते हैं। और वो कौन से प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, उस प्रोटीन का नाम है एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई वैक्सीन इंजेक्ट कराया जाता है इन सेल में, कोशिकाओं में, तो जो हमारा प्रतिरक्षात्मक तंत्र है वो प्रभावित होता है। प्रभावित होने के पश्चात वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। और जैसे ही इसके लिए एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है उसके बाद जब भविष्य में यदि पोलियो अगर वायरस शरीर में प्रवेश कर रहा है तो ये एंटीबॉडी उसको नष्ट कर देते हैं, जिससे व्यक्ति पोलियो रोग से ग्रसित नहीं होते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग से ही जब बच्चों का जन्म होता है तभी से उनको टीकाकरण कर दिया जाता है ताकि वो भविष्य में किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो करके। तो इस तरीके से है ये वैक्सीन की क्रियाविधि। अब हम वैक्सीन की प्रॉपर्टीज़ या गुण देखते हैं। यहाँ पर आप टीकाकरण को वैक्सीनेशन कहा जाता है। टीकाकरण को क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन कहा जाता है। क्वेश्चन वैक्सीनेशन क्या है करके भी पूछा जाता है। तो वैक्सीनेशन टीकाकरण करने के लिए है ना, या टीकाकरण को ही वैक्सीनेशन कहा जाता है। तो इसमें जब कोई भी औषधि को वैक्सीन के रूप में शरीर में प्रवेश कराया जाता है और कोई भी रोगाणु के लिए वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है तो इस क्रिया को वैक्सीनेशन कहा जाता है। अब हम इसके यदि प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो एक वैक्सीन का क्या क्या गुण होना चाहिए। तो सबसे पहला गुण होना चाहिए कि जब कोई भी वैक्सीन प्रवेश कराया जा रहा है तो वो शरीर के लिए घातक ना हो। तो जो भी वैक्सीन है वो साइड इफ़ेक्ट ना करे। वैक्सीन साइड इफ़ेक्ट वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट बॉडी में नहीं पड़ना चाहिए। ये है उसका पहला गुण। जब कोई भी वैक्सीन प्रवेश कराया जा रहा है तो वो वैक्सीन उसके लिए लाभकारी ही हो। यदि कोई साइड इफ़ेक्ट यदि पड़ रहा है तो ये मनुष्य के लिए क्या है, घातक होती है। दूसरा वैक्सीन का गुण होना चाहिए कि जो वैक्सीन होता है वो सरल और दर्द रहित होनी चाहिए। जो वैक्सीन बनाने के लिए जो टेक्निक भी यूज़ करते हैं वो भी क्या होने चाहिए, ईज़िली मिल जाने चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि वैक्सीन की तकनीक, जिस विधि के द्वारा वैक्सीनेशन किया जाता है वह तकनीक क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और दर्द रहित होनी चाहिए। मतलब जीवों को जब टीकाकरण किया जाता है तो दर्द नहीं होनी चाहिए। अगला गुण लिख सकते हैं हम कि वैक्सीन यदि किसी व्यक्ति को हो रहा है
तो शरीर की प्रतिरक्षा होनी चाहिए, ये नहीं कि उसका उल्टा प्रभाव हो। तो इसका एक और है प्रॉपर्टीज, वैक्सीन द्वारा शरीर की प्रतिरक्षा होनी चाहिए। प्रतिरक्षा होनी चाहिए। और लिख सकते हैं हम कि जो भी वैक्सीन प्रवेश कराया जा रहा है वो अच्छी तरीक़ा से जांच पड़ताल के बाद ही प्रवेश हो, ताकि जो मनुष्य का प्रतिरक्षात्मक तंत्र होता है, प्रतिरक्षात्मक तंत्र, उस पर उस वैक्सीन का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो प्रतिरक्षात्मक तंत्र पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं एक वैक्सीन के। वैक्सीन किया जाता है तो उस विधि को वैक्सीनेशन या टीकाकरण कहा जाता है। कोई भी वैक्सीन शरीर में लगता है तो आप देखे हैं कि जब टीकाकरण होता है तो उस दौरान बच्चों को क्या होती है, बुखार आती है ना, 1-2 दिन तक क्या होती है, बुखार आती है। इसका कारण यही है कि जब वो वैक्सीन शरीर में लगाया जाता है तो क्या करते हैं, उसके प्रति हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी का निर्माण करता है। उसको ये लगता है कि ये शरीर के लिए घातक है, और होता भी है। लेकिन ये जो वैक्सीन होते हैं इसमें जो रोग होते हैं वो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, इस कारण से वो बीमारी नहीं फैलाते हैं। तो ये उनके लिए एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वही कारण है बुखार आने का। तो इस तरीके से ये है वैक्सीन और वैक्सीनेशन। इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद इस चैप्टर का एक टॉपिक बच गया है, व्यसन। हम उसको देखेंगे अगले वीडियो में कि व्यसन क्या होता है करके।